हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि हमने पीपीएफ वाले वीडियो में डिस्कस किया था, नेशनल पेंशन स्कीम भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आप बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। जैसे कि हम सबको पता है, गवर्नमेंट ने 2005 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन बंद कर दी है और उस पेंशन की बजाय नेशनल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम बेसिकली एक पेंशन स्कीम है और पेंशन स्कीम होने की वजह से ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है। तो अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी लाइफ बिना किसी टेंशन के गुजारना चाहते हो और अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हमने नेशनल पेंशन स्कीम को पूरी तरह से कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट प्लान है और ये वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट प्लान क्यों है, आइए इसे समझते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें आप टीयर 1 अकाउंट खोल सकते हो और टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हो। टीयर 1 अकाउंट पूरी तरह से रिटायरमेंट प्लान है। तो टीयर 1 अकाउंट में आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हो वो पैसे आपके फंड मैनेजर के द्वारा आपके रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। जबकि टीयर 2 प्लान पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी पैसे निकाल सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम को पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। जैसे कि शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ही आप पीएफआरडीए को समझ सकते हो कि वो एनपीएस को रेगुलेट करता है। तो इस एनपीएस के क्या क्या मेन बेनिफिट्स है, आइए इसे समझते हैं। जैसे बाकी गवर्नमेंट स्कीम में सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, पर एनपीएस में आपको डेट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और आपका बचा हुआ पोर्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और जैसा कि हम सबको पता है, लॉन्ग टर्म में आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और इसी वजह से आप लॉन्ग टर्म में एनपीएस से काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप जितना भी आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करोगे वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। तो आपको एनपीएस से जो भी बेनिफिट होगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 80C के अंडर आप एनपीएस के द्वारा 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग कर सकते हो। बस इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने एनपीएस के लिए स्पेशल 50,000 टैक्स रिबेट रखा है। यानी सेक्शन 80C के अलावा आप और 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी आप एनपीएस के अंडर टोटल 2 लाख तक टैक्स रिबेट ले सकते हो। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो, आप अपने पैसों को इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और इसी की वजह से एनपीएस बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आप जो भी पैसे एनपीएस में इन्वेस्ट करोगे वो कौन मैनेज करेगा, तो आइए इसे भी समझते हैं। तो एनपीएस को पेंशन फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास 3 ऑप्शन होते हैं अपने पेंशन फंड मैनेजर को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है एलआईसी, सेकंड ऑप्शन है एसबीआई और थर्ड ऑप्शन है यूटीआई। अगर आपको लग रहा है कि एनपीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्कीम है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस, ये कुछ ऑप्शंस है अपने पेंशन फंड मैनेजर को सिलेक्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई के फंड मैनेजर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन फंड मैनेजर्स को म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की तरह समझ सकते हो जो कि आपका पैसा मैनेज करेंगे। तो एनपीएस के अंडर क्या क्या इन्वेस्टमेंट टाइप्स है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला टाइप है इक्विटी। इक्विटी यानी आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, शेयर मार्केट में हाई रिस्क होती है पर वहीं पर आपको हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। एनपीएस में सेकंड ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट कंपनीज निकालती है उनमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। ये कैटेगरी एक मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न देने वाली है। और आपके पास थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमेशा से ही लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न देने वाली कैटेगरी है। एनपीएस में आपको एक और एडवांटेज है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन खुद डिसाइड कर सकते हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका कितना पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा, कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और कितना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा। आप अपनी एज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की मदद से ये डिसाइड कर सकते हो कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहते हो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने 20s या फिर 30s में हो तो आप अपना मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में रख सकते हो और अगर आप अपने 40s में हो
तो आप अपना एलोकेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रख सकते हो, या फिर आप ऑटो चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपका एसेट एलोकेशन किस तरह से होगा। नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, आइए इन्हें भी समझते हैं। सबसे पहले आपकी एज 18 to 65 होनी चाहिए एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हो, साथ ही साथ कोई एनआरआई भी एनपीएस में निवेश कर सकता है। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप किसी भी ऑथराइज बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इन ऑथराइज बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस को पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस यानी शॉर्ट में पीओपी कहा जाता है। तो आप अपने किसी भी नजदीकी पीओपी में जाकर एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग के वक्त ही उनका एनपीएस अकाउंट ओपन किया जाता है, पर अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात करें तो उन्हें इन पीओपी में जाकर एनपीएस अकाउंट ओपन करना होगा। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज को इन ऑथराइज बैंक में जाकर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, साथ ही साथ उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसके बाद उनका एक प्राण नंबर जनरेट होगा। प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसे आप पैन नंबर की तरह समझ सकते हो। आपको प्राण यानी एक यूनिक आईडी दिया जाता है। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए आपको www.enps.nsdl.com की वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके बाद आप अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, पर उसके लिए आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना कंपलसरी है। अदरवाइज आप अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन नहीं खोल सकते। साथ ही साथ आपके पास अपने सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होना जरूरी है। जिसके बाद ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना कंपलसरी है। आप अपना अकाउंट फिजिकली ओपन करो या ऑनलाइन ओपन करो, आपको उस वक्त 500 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर आपको अपना अकाउंट कंटिन्यू रखना है तो आपको हर साल मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है। अगर आप हर साल मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा, जिसको फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए आपने जितने साल 500 रुपीज इन्वेस्ट नहीं किए हैं वो सब आपको साथ में पे करना होगा। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया, जिसके बाद आप अपनी सुविधा के हिसाब से एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मंथली एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक बार साल में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान करते हो कि आपको रिटायरमेंट के वक्त कितने पैसे चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी मंथली या एनुअली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। तो मान लो आपने एनपीएस में इन्वेस्ट कर लिया, तो आपके रिटायरमेंट के वक्त आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग अपनी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप अपनी एनपीएस इन्वेस्टमेंट 70 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हो। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, आपको लमसम प्लस मंथली पेंशन इसी फॉर्म में अपनी एनपीएस इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी होगी। यानी यहाँ पर आप अपनी पूरी अमाउंट पीपीएफ की तरह एक साथ नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट ने पेंशन के लिए यह स्कीम बनाई है, तो इसी वजह से आपको मिनिमम 40% अपनी कॉर्पस का पेंशन प्लान लेना होगा, बाकी 60% आप लमसम अमाउंट निकाल सकते हो। आप अपने टोटल कॉर्पस का मोर देन 40% पेंशन प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, पर मिनिमम 40% सिलेक्ट करना कंपलसरी है। यानी रिटायरमेंट के वक्त अगर आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ बन जाता है तो उसमें से 40% यानी 40 लाख रुपीस आपको पेंशन के तौर पर ही लेना होगा, बाकी 60 लाख आप एक साथ लमसम अमाउंट निकाल सकते हो। पर मान लो अगर रिटायरमेंट से पहले ही आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। पर पार्शियल विड्रॉल के लिए कुछ कंडीशंस है, उन्हीं कंडीशंस के अंडर आप एनपीएस से पैसे निकाल सकते हो। अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई क्रिटिकल इलनेस है, या फिर आप अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो, तभी जाकर आप एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। आप अपने रिटायरमेंट से पहले सिर्फ 3 बार ही एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको उसमें मिनिमम 3 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करना जरूरी है। और एनपीएस अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल के लिए लास्ट कंडीशन है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 25% ही रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ कर सकते हो। ये तो हो गई टीयर 1 अकाउंट की बात, पर आइए टीयर 2 अकाउंट के बारे में भी कुछ डिटेल समझ लेते हैं। टीयर 2 अकाउंट पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें मिनिमम अमाउंट की कोई भी कंडीशन नहीं है। साथ ही साथ आपको कोई भी विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इस अकाउंट को अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं, पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस अकाउंट पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे।
साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आप सिर्फ टीयर 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपके पास एक टीयर 1 अकाउंट होना कंपलसरी है। एक टीयर 1 अकाउंट खोलने के बाद ही आप टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हो। टीयर 2 अकाउंट को आप एक म्यूचुअल फंड की तरह समझ सकते हो, जिसमें आपको डेट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आज हमने एनपीएस के रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।